कल हम लोग फाइनेंस कमीशन देख रहे थे, वित्त आयोग देख रहे थे। सारी चर्चा हो चुकी थी। 2 पॉइंट्स बच गए थे उसके कार्य से रिलेटेड, उसी की चर्चा पहले कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे। वित्त आयोग, जैसा कि आप लोग कल कह रहे थे कि केंद्र और राज्य के बीच के वित्त का बंटवारा, कर का बंटवारा, फाइनेंस का बंटवारा से संबंधित सुझाव केंद्र सरकार को देता है कि राज्यों को इतना प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए टैक्सेशन में, या अनुदान की राशि इतनी होनी चाहिए, या संचित निधि से इतने पैसे की निकासी किन किन परियोजनाओं पर होनी चाहिए। इन तमाम बातों की सिफारिश फाइनेंस कमीशन करता है, वित्त आयोग करता है। और आमतौर पर केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा की अनदेखी नहीं करती है, मानती है बात को। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि यूपीएससी की जो भी रिकमेंडेशन हो, या ह्यूमन राइट्स कमीशन की, या इस प्रकार की जिम्मेदार संस्थाओं की, तो केंद्र सरकार सुनती है, ध्यान से ध्यान रखती है। और फाइनेंस कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, तो इसकी अवहेलना करने का रिस्क केंद्र सरकार आमतौर पर नहीं लेती है। तो केंद्र और राज्य जो है आपका कुल जो प्राप्ति हुई करों से, टोटल जो इनकम हुआ केंद्र सरकार को, तो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा कैसे होगा और इन प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा क्या होगा, किस प्रकार आवंटन होगा, एलोकेशन होगा, इस पर परामर्श और सुझाव देता है फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसी प्रकार से जो संचित निधि है, बता रहे थे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, 3 प्रकार की निधियां भारत सरकार के पास है, 3 खजाने हैं। तो जो भी अनुदान या दान की राशि मिलती है राज्यों को, एक तो हिस्सा मिल गया कर में, वो तो ठीक है, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको अनुदान की जरूरत पड़ती है, कमजोर राज्य भी तो है ना। तो अनुदान की राशि कितनी होगी, और अनुदान की राशि हमेशा संचित निधि से निकलती है, कंसोलिडेटेड फंड से। संचित निधि में टैक्सेशन का पैसा उसा आता है, सब उसी खजाने में रहता है। असली निधि वही निधि है, संचित निधि ही सबसे बड़ा कोष है, सबसे मेन वही है। तो कितना जाएगा अनुदान की राशि, वो वित्त आयोग उसकी अनुशंसा करता है, सिफारिश करता है। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, जैसे कल हम लोग देख रहे थे ना कि एक केंद्रीय वित्त आयोग तो होता ही है, संघीय वित्त आयोग तो होता ही है, और एक राज्य वित्त आयोग भी होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल क्यों गठन करता है? माने राज्य वित्त आयोग का, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या है मेन काम? पंचायतों को पंचायती राज सिस्टम के तहत जो आर्थिक मदद देनी है, टीयर 3 में स्थानीय शासन के तहत जिला परिषद या प्रखंड समिति या ग्राम पंचायतों को कितनी आर्थिक मदद या आर्थिक संसाधन दिए जाने हैं, मतलब वो सब राज्य वित्त आयोग का जिम्मा है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग जो संसाधन देगी पंचायती राज में और म्युनिसिपल में, तो उसका संसाधन कैसे बढ़ेगा? संसाधन राज्य के पास होगा तभी तो देंगे। संसाधन बढ़ाने के उपाय खोजती है केंद्रीय वित्त आयोग, और साथ ही साथ वही लिख रहा है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की संपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के उपाय, आवश्यक उपायों से संबंधित अनुशंसा करने का काम भी केंद्रीय वित्त आयोग का होता है। और इस कार्य को संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा शामिल किया गया था, जिसके माध्यम से क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 और 94 में, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि
राज्य वित्त आयोग को भी वो सलाह मशविरा देता है कि कैसे तुम पैसा अपना बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, है ना। ये काम भी केंद्रीय वित्त आयोग का है। और आखिरी काम क्या करता है वो, वित्तीय दृष्टि से हितकर कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति ने भेजा हो उस पर वह कार्य करता है राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। कई बार राष्ट्रपति फाइनेंस से रिलेटेड उसको टास्क देते हैं, कई बार फाइनेंस से रिलेटेड टास्क राष्ट्रपति देते हैं, है ना। उसको भी करना है, ना नहीं कर सकता फाइनेंस कमीशन। राष्ट्रपति जिसको भी आदेश दें, इन राष्ट्रीय संस्थाओं को, चाहे नीति आयोग हो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, चाहे फाइनेंस कमीशन हो, सबको ये काम करना पड़ता है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड मोटा मोटी जानकारी यही है। बाकी फिर इकोनॉमी जो आप लोग पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी, उसका आर्थिक पहलू थोड़ा ज्यादा डिटेल से उसमें आप पढ़ेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक दोनों में आता है, ये जितने टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, दोनों में आएगा। फाइनेंस कमीशन जो है इकोनॉमी में भी आता है और पॉलिटी में भी आता है, समझ रहे हैं ना। खजाना उजाना दोनों में आता है, लेकिन दोनों का अपना अपना पक्ष है। इसमें ज्यादा इसकी संरचना और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को हाईलाइट किया जाता है पॉलिटी की क्लास में, और इकोनॉमी में उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन आप तो स्टूडेंट, आपको दोनों पक्ष को हाईलाइट करना है। क्या नाक का डॉक्टर आपका नाक का इलाज करेगा और आंख का डॉक्टर आंख का, लेकिन आपको तो दोनों को ठीक रखना है ना। मेरी बात समझे। हमारा जिम्मा नहीं है वो, लेकिन आपका जिम्मा है। कल रिजल्ट आया, बहुत रिजल्ट हुआ, बम्पर रिजल्ट हुआ संस्थान से भी, 60 से ऊपर रिजल्ट्स अभी तक प्राप्त हुए जानकारी में, पीएससी में। अच्छा लग रहा है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, जीवन को संवारिए, निखारिए, है ना। साक्षर होने के बाद शिक्षित होना, और शिक्षित होने के बाद व्यावसायिक जीवन भी, चूंकि नौकरी पकड़ने से आर्थिक लाभ भी होता है ना जी। क्या आर्थिक स्थिति भी सुधरती है ना इंसान की, सामाजिक स्थिति भी सुधरती है। ये सब कीजिए, आप लोग भी पढ़िए। और अगला नंबर इस बार वाला आप लोग का होना चाहिए। अब रेगुलर एग्जाम्स हों को ऐसा लगता है, किसी भी हालत में क्रैक कीजिए, मेहनत उसके लिए करनी होगी आप लोग। मेहनत सबसे बड़ी चीज है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज क्या है? मेहनत, लेबर, हार्ड वर्क। फिर जो चाहो वो आपको मिलेगा। याद रखो, 10-12 घंटा किताब कॉपी के साथ आपको बिताना है। कितना घंटा? 10 से 12 घंटा औसत आपको किताब कॉपी के साथ, चाहे कोचिंग में किताब के साथ बिताओ। अभी भी आप अध्ययन ही कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ये स्टडी नहीं हो रहा है। ये 3-4 घंटे माना जाएगा स्टडी में जा रहा है, 5-6 घंटा और पढ़ना चाहिए आप इसके अलावा भी। तो साल 1.5 साल में आप मनचाही मंजिल पा लेते। समझ रहे? रेगुलर रहे तब, बीच में 1 महीना छोड़ देंगे, 15 दिन छोड़ देंगे, 10 दिन छोड़ देंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तब नहीं आ जाएगा तब। चलिए, बहुत अच्छा। और भी जानकारी आएगी, अभी बहुत तरीके से आपको पढ़ना है, तो ऐसा मत सोचिएगा कंप्लीट हो गया। घूम घूम के ये सब टॉपिक जो है ना, वो आते रहेगा पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में। बस एक शुरुआत अभी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हुई, खत्म नहीं हुआ है। फिर आप अपने से भी पढ़ना, बुक में तो रहता है, यहाँ के असाइनमेंट पीडीएफ सब जगह है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक?
कौन होता है, क्यों होता है, कहां होता है? तो देखो, भारत सरकार और राज्य सरकारें पैसा खर्चा करती खजाना से। बजट का पैसा, अनुदान का पैसा, आकस्मिक निधि का पैसा, कर्ज लेती हैं, रक्षा आयुध खरीदती हैं, परियोजनाओं पर खर्च करती हैं। भारत सरकार तो कई लाख करोड़ का बजट बनाती है हर साल, बनाती है ना? कई लाख करोड़ रुपए का बजट बनाती है हर साल। कौन? भारत सरकार या राज्य सरकारें। तो पैसा ये कहां कहां खर्च कर रही है, एक एक पाई का हिसाब किताब रखने का काम यही करता है। पब्लिक पर्स का प्रहरी यही है। बोलता नहीं है, किसी को मना नहीं करता है, बस रिपोर्टिंग तैयार करता है। सीएजी बहुत बड़ा पद होता है सीएजी का, यूपीएससी का चेयरमैन जैसा, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जैसा। समझ रहे हैं ना? सीएजी का जो पोस्ट होता है, और भारत में सबसे ज्यादा मेटिक्यूलस और फास्टिडियस ऑफिस एजी ऑफिस ही होता है। ना एक सेकंड आप लेट जा सकते हैं ऑफिस में, एक सेकंड भी लेट नहीं, ना एक सेकंड पहले, ना एक सेकंड लेट तक काम करना आपको, ना एक सेकंड पहले छोड़ना है, ना एक वर्ड आपको बात करनी है ऑफिस में। उल जलूल आमतौर पर कार्यालयों में, बैंक में जाइए, बिजली विभाग में जाइए, आमतौर पर कर्मचारी क्या करते हैं? एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज और गपशप, समझ रहे हैं ना? लेकिन एजी ऑफिस में एकदम प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है सारे इंप्लॉइज का। वहां झूठ, सच, फरेब, लेट लतीफी, टाल मटोल, लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं। सबसे चाक चौबंद और चुस्त दुरुस्त कार्यालय भारत का, भारत सरकार में प्रशासनिक दृष्टि से किसका होता है? इसी का होता है। किसका? कैग का। जितना घोटाला हुआ अतीत में, सबको उजागर इसी ने किया। याद है आप लोगों को कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, एनडीए यूपीए गवर्नमेंट वाला, ए राजा, कानी मोजी, सबको हाईलाइट इसी ने किया था। एक एक पाई को, वो फोर्स घोटाला राजीव गांधी के टाइम में, एक एक पाई का। और एनडीए में राफेल में भी इसने उठाए थे सवाल कि कुछ आ रहा था मार्जिन अमाउंट, सरकार शो कर रही थी 14 करोड़ की कितना एक जहाज का खर्चा, और ये कह रहा था वो 12 करोड़ में अवेलेबल था, तो 2 करोड़ एक्स्ट्रा सरकार क्यों खर्च कर रही है? दरअसल सरकार अपने से नहीं खरीदती है डायरेक्ट जाके कंपनी से या सरकार से, सरकार जिम्मा देती है कंपनी को, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अनिल अंबानी, कोई कंपनी थी शायद, भूल रहे हैं नाम, थोड़ा पुराना हो गया, राफेल में उसने जिम्मा लिया था। तो इनडायरेक्ट वे में ये होता है डीलिंग, समझ रहे हैं ना? उसी में कंपनियां कुछ कमाती हैं या क्या होता है, पूरा तो हमको नहीं पता कैसे कैसे डीलिंग होती है। बीच में आया था मामला, बाद में दब गया, पता नहीं, सस्ता जो भी। वैसे भी सरकार के रहते कोई घोटाला उजागर ज्यादा केंद्र सरकार का कम संभावना रहती। जब सरकार हट जाती, माने वो पार्टी हट जाती है सरकार से, तब उस पर गाज गिरनी शुरू होती है। डू यू अंडरस्टैंड? कहिएगा हेमंत सोरेन पर क्यों गाज गिर रही, कहां गिरा पाया ये लोग? ऐसे वो केंद्रीय जांच संस्था है ईडी, लेकिन आज सीना ठोक रहे ना कि आके तो देखे हमारे पास ईडी, हम उसको उसकी औकात बता देंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है, किसका कॉन्फिडेंस है? 4 करोड़ जनता का कॉन्फिडेंस है, मुख्यमंत्री है राज्य के। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, ये सबकी हिसाब रखता है।
कि बेईमानी वगैरह यहां नहीं होती इस ऑफिस में। और ये राज्य सरकार का भी ऑडिटिंग करता है। मजे की बात यह है कि राज्य के लिए अलग से कोई ऑडिटिंग के लिए कोई नहीं है संस्था। यही सीएजी जो है केंद्र सरकार का भी करती है, राज्यों का भी यही करती है ऑडिटिंग। तो कहिएगा इतनी अच्छी ऑडिटिंग करता है फिर भी इतना भ्रष्टाचार चारों तरफ क्यों है? जब इतना ये चुस्त दुरुस्त है, पेशेवर है, ईमानदार है, फिर भी इतना भ्रष्टाचार की बाढ़ चारों तरफ कैसे है? तो भ्रष्टाचार को एकदम कैसे होता है? जैसे हम क्लास में आए, क्या बोले? पहले कैमरा ऑन कीजिए। कब कैमरा ऑन करने बोले? जब हमको लगा कि हम कोई ऑब्जेक्शनेबल हरकत नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? मान लीजिए हमको मच्छर काट रहा था पीठ में और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अरे ये बंद करो कैमरा। समझ रहे हैं? पीठ खुजलाने दो पहले। जब नॉर्मल हो गए तो हाँ बंद करो, कोई डर नहीं। भ्रष्टाचार इस तरह होता है, अंधेरे कमरे में होता है, इनडायरेक्ट नाम पर होता है। सर लीजिए मिठाई खाने के लिए एक डब्बा। मिठाई नहीं है, 2-2 हजार का नोट है भरा हुआ है, तो मिठाई उसको कह के दिया जाए, सर मिठाई मेरी तरफ से दिवाली के अवसर पर बच्चों के लिया जाए सर, और उसमें है 10 लाख रुपया। अब अंदर में मिठाई है कि नोट है कौन जानने गया? मिठाई के लेने में तो देने में हर्ज नहीं है। हो गया भ्रष्टाचार। समझ रहे हैं? भ्रष्टाचार इस तरह से होता है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, इसलिए पकड़ में नहीं आता है। और तीसरी बात, वो हल्ला भी किया वो तो लोग सेटल कर लेता है। समझ रहे हैं? वो तो है जांच एजेंसी ना भाई, उसका क्या पावर है, तो लोग मामला को इधर उधर सेट कर लेता है, ठीक है देख लेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार फलता फूलता है। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 148 में, आर्टिकल 148 में, भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन किया गया है और स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। ये ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, मतलब सरकार के इशारे पर यह काम नहीं करता। अगर करता तो यूपीए की सरकार, यूपीए 2 की जो सरकार थी 2009 से 14 वाली सरकार, तो इसको मैनिपुलेट कर लेती। मनमोहन सिंह की सरकार, और सब ताकतवर लोग थे उस समय सत्ता में, क्यों नहीं कर पाई? ये तो लास्ट होते होते में सब उजागर कर दिया कि अंधाधुंध घोटाला हुआ है। समझ रहे हैं? इसलिए लिखा हुआ है स्वतंत्र कार्यालय इसको मिला हुआ है, यानी केंद्रीय कार्यपालिका का हस्तक्षेप, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का हस्तक्षेप या विधायिका का हस्तक्षेप इसके ऊपर, जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, ये सब क्या है? ऑटोनोमस है। हाँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन स्वतंत्र है, लोकपाल स्वतंत्र है, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है। इसलिए कभी कभी एक आध उल्टा दिमाग का आ जाता है इलेक्शन कमीशन। हम लोगों को टीएन सेशन याद है, टीएन सेशन आ गए थे। आज तक सारा चुनाव सुधार उन्हीं का किया हुआ है। चुनाव के नाम से लोग डरते हैं, नेता लोग, ठीक है, सब स्टैब्लिश किया हुआ है। लेकिन भारतीय समाज अच्छे लोगों की कद्र करना नहीं जानता है। वही टीएन सेशन जब चुनाव लड़े लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट में, आगरा से, शायद जगह भूल रहा हूं, जमानत जब्त हो गई थी, 2000 वोट भी नहीं मिला उनको। इतना ईमानदार आदमी जिसने पूरे देश का चुनाव प्रक्रिया सुधार दिया। आज भी चुनाव भारत में बहुत कायदे से होता है, याद रखिएगा। अब पहले जैसा नहीं है, चुनाव में पालकी में बैठ के आ रही है बहू, और पता चला बहू के साथ 10 ठोक लठैत पालकी में। पहले होता था ना ऐसा कि वोट देने जा रही है बहू और अंदर से क्या निकल रहा है? लोग साड़ी पहन पहन के लठैत लोग, पहलवान लोग। पुरुष लोग भी साड़ी पहन के वोट देने जाते थे।
समझ रहे हैं ना? ये सब सिस्टम भारत में बंद हुआ ना जी, वही कराया है। इलेक्शन वही टीएन सेशन जिसमें थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत ईमानदार, बहुत विजन वाले व्यक्ति थे, पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रशंसा हुई थी। लेकिन चुनाव जब लड़ने गए लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ, वही भारत की जनता 2000 वोट भी देना पसंद नहीं। आप छोड़ो ना, अभी यही बात कर लो रांची की ही, बहुत बढ़िया एक जनप्रिय नेता है और अमिताभ बच्चन आ जाए अगेंस्ट में या कैटरीना कैफ आ जाए, वोट किसको मिलेगा? अमिताभ बच्चन को, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता को? जी नहीं। कहां हैं आप तब? आपको नहीं बोल रहे। अमिताभ बच्चन को लोग वोट देंगे। अगर यकीन नहीं है तो कल ही हम बुलवाते हैं कैटरीना कैफ को, कि न्यूक्लियस मॉल के पास आ रही है कैटरीना कैफ, और कांटा टोली में आ रहे हैं इसरो के डायरेक्टर, इसरो के चेयरमैन भूतपूर्व के कस्तूरी रंगन को बुला रहे हैं, वो विद्यार्थियों को संबोधित करना चाहते हैं। यह सबको कुछ बताएंगे। बताइए कहां भीड़ ज्यादा रहेगी? रवीना टंडन, कैटरीना कैफ, और क्या नाम है, करीना कपूर, कौन कौन है आजकल हैं? हाँ एजेड हो गई है, लेकिन और भी, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता आजकल कौन कौन सी एक्ट्रेसेज हैं। बहुत पिक्चर देख रहे हैं बाबू आप, कम देखिए। तो बात हम कर रहे थे कि जनता जो है ना, वो ग्लैमर को पसंद करती है, नॉलेज को नहीं। यू अंडरस्टैंड? भारत का महालेखा परीक्षक जो है, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? 148 में, अनुच्छेद 148 में वर्णित है। और जब 148 में वर्णित है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कि स्टैट्यूटरी? कॉन्स्टिट्यूशनल। जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है आर्टिकल 148 में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी न हुआ, संवैधानिक न हुआ। ठीक है। दो लाइन है, इसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको अपने स्तर से। कहता है ये जो सीएजी होता है, वही पूरे विभाग का प्रमुख होता है। एक होता है सीएजी, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर वगैरह ये सबको बनाया जाता है सीएजी, समझ रहे हैं? जो एकदम पेशेवर, ईमानदार, उसका रिकॉर्ड एकदम शानदार रहा है, उसी को सीएजी बनाया जाता है आईएएस अधिकारियों में से। उस समय विनोद मेहता थे, स्पेक्ट्रम स्कैम्प के समय वही हाईलाइट किए थे। तो भारतीय लेखा और प्रमुख होता है, सर्वसाधारण की आर्थिक स्थिति का संरक्षक है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण होता है। नियंत्रण इन द सेंस कि उससे पूछ करके पैसा लोग खर्च नहीं करते हैं। नियंत्रण इन द सेंस कि वो खर्चा पर नजर रखने का और ऑडिटिंग करने का उसको पावर है। यहां तक कि डिफेंस भी, डिफेंस सेक्टर में भी, हाँ, वहां इलेबोरेट डिटेल्स वो नहीं मांग सकती है, इसीलिए डिफेंस में करप्शन सबसे ज्यादा है। पुलिस नहीं कर, आर्मी नहीं, आर्मी मैन नहीं करते हैं। जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि भारत का बहुत बड़ा एक लायंस शेयर डिफेंस में जाता है। भारत शत्रु देशों से घिरा हुआ है। भारत जो है वो इनेमी कंट्री से घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना है, जिसका रक्षा बजट 7 गुना ज्यादा है भारत से। कितना गुना? और जीडीपी 6 गुना बड़ा है। वो महाअर्थव्यवस्था है चाइना, भारत उसके सामने चूहा है। सोचो ना जी, भारत अगर 100 करोड़ रक्षा पर हर साल खर्च करता है तो वो कितना करता है?
700 करोड़। अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि डिफेंस पे कितना वो खर्च करता है। तो ऐसा कंट्री इसके पास, और वो भी खुन्नस लगाए रखता है बराबर इंडिया से, हुज्जत करता रहता है। तो भारत को डिफेंस पे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। उधर पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी कभी नरम कभी गरम, समझ रहे हैं। उधर तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, वो भी खतरा है। श्रीलंका पर चाइना घेर लिया है, श्रीलंका को उधर से भी खतरा है। चारों तरफ से भारत को क्या है, खतरा है। तो डिफेंस पर खर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा जाता है। और डिफेंस का नियम है कि ऑडिटिंग उसकी माइन्यूट ऑडिटिंग नहीं हो सकती। कॉलेज में अगर 50 करोड़ खर्चा हो रहा है तो कितना रंग लाया, कितना पुचाड़ा किया, कितना ईंट, कितना किताब, कितना फलाना, एकदम एक एक चीज पूछ लेगा वो और बताना है आपको। लेकिन डिफेंस में आपको जो बताया जाएगा वो देगा रिपोर्ट, वो आपको लेके चलते बनिए, अंदर नहीं जाना, बहुत नहीं पूछना है सवाल। इसलिए वहां करप्शन ज्यादा है। तो बात हम लोग कर रहे थे कि राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, दोनों स्तर पर खर्च पर, वित्तीय खर्च पर उसका नियंत्रण होता है। और इस पद की एक जिम्मेदारी है। एक बात और समझ लीजिए, इस प्रकार यह पद जो है अखिल भारतीय महत्व से जुड़ा हुआ पद है। यह पद जो है कैसा पद है, अखिल भारतीय महत्व से जुड़ा हुआ पद है ये। क्योंकि राज्य सरकारों का भी ऑडिटिंग यही करता, इतना ही नहीं, LIC, GIC, पब्लिक कॉरपोरेशंस, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, इनका भी ऑडिटिंग सरकार कई बार करवाती है इससे। और इसका ऑडिट बहुत फेयर होता है, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी क्या, भारतीय संविधान और संसद के वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में मर्यादा बनाए रखना। इसीलिए अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, अति महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। और भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार के आधार स्तंभों में से एक होगा। अन्य आधार है सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, आधार स्तंभ है ये सब। यानी भारत का लोकतंत्र अगर खड़ा है तो इन्हीं 4-5 पिलर्स पर खड़ा है। चुनाव आयोग, सब डरते हैं उसके हंटर से, चाबुक से, लोहा की लाठी से मारता है। कौन? चुनाव आयोग, एकदम सीधा कर देगा आप। UPSC, स्टेट वाले लोग में थोड़ा बहुत करप्शन आ गया है, ये लोग लोकल लेवल पर हैं, लेकिन अभी भी UPSC जो है उसकी तूती बोलती है। और वर्ल्ड लेवल की संस्था है वो। कौन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब एक दो तो करप्शन होगा ही ना। अब पूजा सिंघल कहोगे सर कैसा वो लोग चुनने वाला है कि लोग करप्ट, इंसान है। रंगा सियार भी पहुंच जाते हैं, शेर की खाल ओढ़ करके, होते क्या है वो, सियार। और इंटरव्यू में पोज क्या करते हैं, शेर का। क्यों आना चाहते हैं इस सर्विस में आप, कि सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाना चाहता हूं, मैं अपना श्वास श्वास, रक्त का एक एक कतरा मानव समाज के उत्थान में लगाना चाहता हूं। बचपन से ही मेरा शौक रहा है कि जहां तक बन पड़े समाज सेवा में जाऊंगा, बड़ा कैनवस मिलेगा जिम्मेदारियों को निभाने के। इतना बढ़िया भाषण दे दिया, कहाँ इंटरव्यू में, लगा सच्चाई का जीता जागता पुतला है। और जब 5 साल काम कर लिया, एक बार खून लग गया बाघ के मुंह में। समझ रहे हैं हर्ष मनी में कितना आनंद है, घुस वाले पैसे में। के बाद पूछिए मत, इतना गुल खिलाता है ये लोग। तो उसी प्रकार से यहां पर जो है ये बहुत जिम्मेदार स्तंभ होता है। कौन कौन? चुनाव आयोग, UPSC, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और उसी प्रकार से कंट्रोलरेंट। और ये चारों संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्या है ये? यानी इसको तोड़ भी नहीं सकती है सरकार।
संवैधानिक संस्था पर हाथ नहीं फेर सकती है सरकार, याद रखिए। इसीलिए भारत में सब पोस्ट कम हो जाएगा, बैंकिंग में घट जाएगा बहाली, भर्ती, रेलवे में टाल मटोली लोग कर सकता है, लेकिन सिविल सर्विस का एग्जाम टाइम पर होता है, हर साल होता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ सरकार, और जिस दिन कर लेगी उस दिन देश चौपट भी हो जाएगा, याद रखिए। कर पाएगी नहीं, क्योंकि वहां बहुत बैठे हुए हैं लोग तिस्मार खान, वो लोग नेता लोग से ज्यादा ताकतवर हैं, इतना जान लीजिए, दिमागी रूप से। हाँ हाँ, नेता लोग भी जानता है अंदर से कि इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत करो, मिला के ही चलो। तो पढ़ लिख के गया है ना जी। अब तुम लोग देखो, लकड़ी की बेंच कुर्सी पर 4 घंटा बैठे हो, सोफा सेट पर तो नहीं बैठे हो। इतना गर्मी में आए, सुबह सुबह सो के भी बढ़िया से नहीं उठे थे कि चलो चलते हैं क्लास करने। इतना 2-3 साल मेहनत करोगे, एड़ी चोटी का जोर लगाओगे, पसीना बहाओगे, पीटी निकालोगे, मेंस निकालोगे, लास्ट में अगर हुआ, आपका मुकाबला कर लेगा कोई भी हेरा गेरा? अब इसीलिए अंबेडकर ने कहा कि भारत के आधार स्तंभों में, लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार स्तंभों में से यह है एक। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। कितने साल का होता है? 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष अगर हो गया पहले ही, मान लीजिए 3 साल हम रहे पोस्ट पर और 65 साल, किसका? हम हेड की बात कर रहे हैं। वो जो मेन होता है कैग ऑफिस, तो पूरे भारत में है, हजारों आदमी काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। नहीं, हम कैग की बात कर रहे हैं। कितनी होती है आयु सीमा इसकी? 65 मैक्सिमम। और ऐसे टेन्योर कितना होता है? 6 साल का। जो पहले हो जाए, फिर इसको कहीं रीअपॉइंट नहीं करने का अधिकार छीन लेती है भारत सरकार। 2-4 पोस्ट ऐसा है ना, जहां एक बार आप बैठ गए तो फिर आप रिटायरमेंट तक चुपचाप घर में बैठिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, यूपीएससी का चेयरमैन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम एक बार देख लेंगे, लेकिन ये सबको कंफर्म है, ये लोग कहीं पर दोबारा निबंधित नौकरी नहीं कर सकते हैं। क्यों? आपने कभी विचार किया कि क्यों? अच्छा, इन लोगों को शपथ का वर्णन कहां पर शपथ लेना पड़ता है इस पद के लिए? जैसे राष्ट्रपति को लेना पड़ता है, प्रधानमंत्री को उसी तरह शपथ। जितना भी शपथ ग्रहण है ना, वो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। और वेतन जो है ना जितना, वो सेकंड शेड्यूल में है वर्णित। कितनी अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में? हैं? 12। आप बताइए तो, लास्ट में जो बैठी हैं छात्रा, लेट से आई हैं, तो सवाल एक पूछेंगे, अनुसूची किसको कहते हैं, और भाग किसको कहते हैं, और अनुच्छेद किसको कहते हैं, और धारा किसको कहते हैं? बताइए। हाँ, सरेंडर नहीं करना है, हिम्मत करना है, जूझना है। कुछ बोलते कि धारा सर, नदी में धारा, धारा एक सरसों तेल भी आता है, तो धारा तो हो ही गया। अब रही बात अनुसूची, तो अनुसूचित जाति जनजाति होते हैं, वो अनुसूची सुना सुना सा लग रहा है सर। अनुच्छेद, छेद, तो बड़ा छेद, छोटा छेद, अनुच्छेद, अनु मने होता है छोटा, छोटा छेद को अनुच्छेद कहेंगे। भाग, अब एक आम है, 3 खाने वाले, 3 भाग में बांट देंगे, भाग। भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, धारा हो गया। कुछ तो बोलिएगा ना, हिम्मत नहीं हारनी। नहीं समझे बात को? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। धारा अनुच्छेद समझ गया आप लोग? गलत उत्तर दिए, गलत उत्तर दिए। तो बताओ क्या है सही उत्तर?
करो। अगर 70 पॉइंट देखें तो एक चैप्टर अनुच्छेद और भाग में और धारा कानूनी अपराध इंडियन पिनल कोड जो है, दंड संहिता का, अपराध संहिता का, उसमें धाराएं होती हैं। ये धारा 194 है, धारा 144, 308 होता है ना। तो आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, जुडिशियल सिस्टम में धाराएं होती हैं, उसको छोड़ दो। भाग किसको कहते हैं? जैसे ही मकान बना हुआ है ना, तो इसमें बाथरूम है, पूजा रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, अहाता है। घर में कई प्रकार का कमरा होता है कि नहीं? ये सब कमरा एक ही टाइप का होता है। रसोई घर है। उसी तरह संविधान में भी अलग अलग प्रकार के भाग हैं। 22 चैप्टर्स, 22 भाग हैं टोटल, संविधान को बांटा गया है। और हर भाग में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको अनुच्छेद कहते हैं। जैसे एक चैप्टर में कुछ पॉइंट होता है ना, उसको अनुच्छेद कहते हैं। और अनुसूची किसको कहते हैं? शेड्यूल किसको कहते हैं? भाग में जो बात नहीं हटा, नहीं बढ़िया से उतना विस्तृत लिख पाते, नहीं तो और संविधान दुगना मोटा हो जाता। समझ रहे हैं ना? नुसरत फतेह अली खान हो जाता। तो इसीलिए अनुसूची में डाला गया। जैसे शपथ ग्रहण की बात, वो अनुसूची में मिलेगा। कितना तुम लोग हुलचुल हुलचुल करते हो जी? शपथ ग्रहण की बात वो भाग में मिलेगा कि अनुसूची में मिलेगा? अनुसूची में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं ना, कसम कौन खिलवाता है किसको। वेतन, भत्ता, पेंशन, ये सब से रिलेटेड जिक्र कहां मिलेगा? बाद में संविधान जब लागू हो गया तो जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया, अनुसूची 9 नेहरू सरकार ने लाया था, पहला संविधान संशोधन हुआ। तो भाग तो पैक हो गया 22 ठो, कहां घुसाएंगे? अब बड़ा था कानून, तो बना है बहुत बड़ा, लैंड रिफॉर्म्स। तो 8 अनुसूची पहले से था, 9वां अनुसूची बनाया गया। समझ रहे हैं ना? 10वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? दल बदल से रिलेटेड। और यहां 10वां भाग में क्या है? जी हाँ। तो ये जो हमारा अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म्स, सॉरी, पॉलिटिकल डिफिक्शन डाला है। 11वां पंचायती राज, 12वां नगर प्रशासन। वित्त वगैरह से रिलेटेड है कुछ। दो वित्त का है, एक व्यापार भी है। 11 में केंद्र राज्य संबंध है। 9 में पंचायत और पंचायती राज है। 9 में, 8 में भाषाएं हैं। 7 तो निरस्त कर दिया गया है। 6 में आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव है, राज्य सरकार। और 5 में केंद्रीय कार्यपालिका है। 12-13 में ट्रेड, वित्त, फाइनेंस, एक में एक्सटर्नल और एक इंटरनल। 14 में आपका यूपीएससी है। 15 में इलेक्शन है। 16 में रिजर्वेशन है। 17 में राजभाषा।
और भाग 8 में और 18 फिर मिसलेनियस वगैरह है। 20 में आपका अमेंडमेंट है, समझ रहे हैं ना। फिर नाम उन्मूलन ये वो उधर 22 में है, इनिशिएशन वगैरह उतना उस पढ़ने की आवश्यकता नहीं हम लोग के काम। हाई इमरजेंसी 18 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग में बांट दिया गया है पूरे संविधान को 22 भागों में। उसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो अनुसूची विस्तार है केवल भाग का, नहीं हो पाया, उसमें जगह नहीं मिल पाई, बाद में जुड़ रहा है उसमें। तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है इसके शपथ ग्रहण का, ओथ सेरेमनी का जो प्रोविजन है, किसमें मिलेगा आपको? तृतीय अनुसूची में। और क्या इसको कसम खानी पड़ती है कि पद संभालने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने तथा संविधान और कानून की मर्यादा बनाए रखने की वो कसम खाता है, प्लेज लेता है। 6 साल तक रहेगा अपना पद पर, लेकिन अपने से भी वो त्याग पत्र दे करके अपने पद से मुक्त हो सकता है, या 65 साल जो पहले हो जाए, और अपने से त्याग पत्र दे के भी हट सकता है। हटाने की प्रक्रिया इसकी बहुत कठिन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हटता है ना, उसी तरह यह भी हटेगा। साधारण प्रक्रिया से इसको नहीं हटाया जा सकता है पद से। कैसे हटेगा? महाभियोग की प्रक्रिया से हटेगा। लोकसभा में आपको बिल लाना पड़ेगा, या राज्यसभा में बिल लाना पड़ेगा, और बिल जब लाइएगा तो 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए बिल पर। ये नहीं कि हम एप्लीकेशन लिखे, मुंह उठा के आए और बिल हम इंट्रोड्यूस कर दिए लोकसभा में जब महाभियोग लाना चाहते हैं। जी नहीं, लोकसभा में अगर 545 सदस्य हैं तो 1/4 सदस्यों का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, नंबर 1, उतना एमपी का साइन होना चाहिए। और राज्यसभा में 250 मेंबर्स अगर हैं तो उसका 1/4 आप जिस सदन में लाना चाहो। महाभियोग बोला नहीं जाता है उसको, वो सिर्फ, लेकिन वही प्रक्रिया सेम होती है। अब उतना आप कर लिए, उतना जुटा लिए। अब लोकसभा के स्पीकर के हाथ में थमाइएगा, मिलॉर्ड हुजूर, ये महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग लाना चाहते, लिया जाए। अब उसके हाथ में पावर दिया गया। लोकसभा में लाइएगा तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा में लाइएगा तो राज्यसभा का सभापति। पावर दे दिया है संविधान को। चाहेगा तो उसको एडमिट करे, इंट्रोड्यूस करे, रजिस्टर करे, और ना चाहे तो ठंडा बस्ता में डाल दे। कोई उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। क्यों आप नहीं एडमिट किए, उसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं, उसकी इच्छा पर छोड़ी गई है बात। मान लीजिए रजिस्टर कर लिया तो वो भी अगला स्टेप नहीं उठाएगा, वो एक जांच कमेटी पहले बैठाएगा। क्या बैठाएगा? जांच कमेटी जो रिपोर्ट देगी तब तक इंतजार करेगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जितना समय मांगे। रिपोर्ट पॉजिटिव अगर आ गया कि हां सचमुच संलिप्तता है, तो फिर वोटिंग के लिए आगे बढ़ाता है उस बिल को, मतदान के लिए। और उसके बाद बहुमत से अगर वो पारित हो गया, बहुमत से पारित हो गया। अब बहुमत में भी विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो उपस्थित सदस्य है उस दिन, उसका 2/3, और जो कुल सदस्य हैं, टोटल 545, हम लोकसभा को लेकर चल रहे हैं, टोटल सदस्य का बहुमत, मेजॉरिटी, यानी 50% से एक ज्यादा।
आधा से एक मत ज्यादा टोटल का, और उस दिन जो प्रेजेंट है उसका 2/3 मतलब जैसे हम 90 सीट है तो 3 भाग में बांटिए, कितना कितना होगा, 30 का 3 खंड बनेगा, तो 3 खंड में से 2 खंड यानी 60 लोग पास करेंगे तब। अब पास हो गया लोकसभा से एक सदन से, अब जाएगा वो राज्यसभा में, वहां भी सेम चीज दोहराया जाएगा, सेम चीज, खाली एडमिट करने वाली बाध्यता नहीं रहेगी। अब वहां ये नहीं कि हमारी इच्छा पर हम एडमिट करें कि नहीं करें, वो नहीं, हाँ दोनों में पास कराना होगा और एकदम विशेष बहुमत से। दोनों में पास हो गया तब राष्ट्रपति ऑर्डर भेजेंगे, हाँ सिग्नेचर के बाद ऑर्डर भेजेंगे कि आप पद छोड़ दीजिए। इतना संभव है, 125 एमपी का सिग्नेचर कहां से जुटाइएगा। इसलिए आज तक एक भी न्यायाधीश भारत में, एक भी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भारत में आज तक हटा नहीं, पद से खींच के नहीं उतारा गया। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, राष्ट्रपतियों को पद से उतार दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है, तख्ता पलट दिया जाता है, समझ रहे हैं ना, घर में कैद कर। बांग्लादेश को देखिए, म्यांमार को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ज्यादा दूर नहीं, रूस को देखिए, लेनिन को स्टालिन ने मारा, स्टालिन को क्रेमलिन की गलियों में घुमाया व्लादिमीर ने, नहीं समझे। गोर्बाचोव को देखिए, चेकअप को देखिए, मतलब जब तक पद पर है तब तो ठाठ है, उसके बाद आपको घसीट घसीट के लोग मारेंगे, समझ रहे हैं ना। विदेशों में बहुत दोहरी, पाकिस्तान में देखिए नवाज शरीफ कहां विदेश में फरार है ना। नवाज शरीफ क्या नाम है, मुशर्रफ को भी देखिए वही हाल, बेनजीर भुट्टो को गोली मार दिया, है ना। मतलब लेकिन भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इसको जो हटाने का तरीका है वही है, दोनों सदनों के द्वारा हटेगा। दुर्व्यवहार और उसकी अक्षमता सिद्ध हो जाएगी तब विशेष बहुमत से, याद रखिएगा किस बहुमत से हटेगा, विशेष बहुमत, मतलब जो प्रेजेंट है उस दिन सेशन में उसका 2/3 और जो टोटल है उसका भी मेजोरिटी से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत में 2 रिक्वायरमेंट होता है, सिर्फ बहुमत नहीं, विशेष बहुमत से पारित होगा तब हटेगा पद से। दूसरी बात, इस पद को ताकतवर बनाने के लिए संविधान में उल्लेख किया गया है कि इसका वेतन, भत्ता, सुविधा में अलाभकारी परिवर्तन सरकार नहीं कर सकेगी, ट्रांसफर तबादला से हड़काएगी नहीं, धौंस नहीं दिखाएगी, समझ रहे हैं ना। ये सबसे पहले ही किनारे कर दिया गया है कि ये सब चीज इस पर लागू नहीं होगा, ताकि निश्चिंत होकर काम करे। अब अंदर से धुक धुकी मची हुई है, ठीक से काम करेगा। ये हो गया हम लोगों का। अब स्वतंत्रता, क्या इंडिपेंडेंस इसको मिला है, तो सुनिए, इसका कार्यकाल निश्चित है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहता, इसलिए इसको किसी की चापलूसी करने की जरूरत, जैसे राज्यपाल या वित्त आयोग का ही जो अध्यक्ष होता है, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर होते हैं, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जिस दिन राष्ट्रपति चाहेगा, मैंने कहने का मतलब पर्दा के पीछे प्रधानमंत्री उतार देगा, हटिए आप ठीक से काम नहीं कर। ये लोग डरता है प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन ये डरेगा प्राइम मिनिस्टर से, यूनियन गवर्नमेंट से डरेगा, क्यों डरेगा, इसको डर नहीं है किसी का। चीफ जस्टिस डरेंगे किसी से, क्यों, सेम चीज उनको भी दिया गया है। तो इसको जो है निश्चित है इसका कार्यकाल, राष्ट्रपति हटाएगा लेकिन संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के तहत हटाएगा जरूर, लेकिन संविधान में जो प्रोसेस है ना उसके द्वारा हटाएगा, यानी महाभियोग इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। थ्रू impeachment process the president can remove the CAC, इंडिपेंडेंट हो गया एक तरीके से। हाँ,
उसकी नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति के द्वारा हुई हो। दूसरी बात, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अपने पद के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार में या किसी भी राज्य में कोई पद धारण नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ऊंचा पद होता है ना कि फिर इसको नहीं कहीं पर डाला जा सकता, उसकी प्रतिनिष्ठा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूपीएससी का चेयरमैन, ये सबको फिर दोबारा कोई नौकरी नहीं मिल सकती। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी गोपनीय बातें, बहुत सारी बात इस लोग के साथ जुड़ जाता है ना, भारत सरकार के सम्मान की बात है ना, इसलिए रिटायरमेंट के बाद ये लोग नौकरी दोबारा नहीं कर सकते। बात स्पष्ट हो रही है ना? ये सब भी पूछता है एग्जाम में, इस तरह नहीं पूछेगा। सिविल सर्विस का एग्जाम में घुमा फिरा के पूछेगा, लिख देगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन कौन से तथ्य सही है। लिख देगा कि यह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, इनको इनको पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव, विशेष की जगह विशेष हटा दिया, 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। अकबका के परीक्षा में हड़बड़ी में है, लगा सही तो है, संसद से तो पास होना चाहिए, तीसरा भी सही, चौथा भी, 4-5 तो पॉइंट दे दिया वो, ठीक है। अब नीचे कोडिंग कर दिया है, तो आप सेकंड ऑप्शन को तो सही चुने, क्यों? संसद से पास होगा, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ था? विशेष बहुमत से। तो आपकी गिद्ध दृष्टि खोजता है इस एग्जाम में, वैज्ञानिक की दृष्टि खोजता है इस एग्जाम में। इसमें लापरवाही कीजिएगा तो चूक जाइएगा, नहीं समझे? इसमें अगर लापरवाही से आया, एकदम ऐसे ही भांग खा के जाइएगा एग्जाम देने, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक एक शब्द पर गौर करना, और कम समय में, तो उस प्रकार से डरिए नहीं, इतना भी कठिन नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, सावधान करना है। तीसरा, वेतन भत्ता, ये सब जो भी है सेवा शर्त कौन निर्धारित करती है? संसद, भारत की केंद्रीय संसद में इसका निर्धारण होता है कि कितना वेतन देंगे। कौन कौन डिसाइड करेगा? संसद करेगी। चौथी बात, अवकाश, पेंशन, सेवानिवृत्ति, अन्य सुविधाओं के संबंध में कोई बदलाव नहीं कर सकते आप जिससे उसे हानि हो, यानी बढ़ा सकते हैं, घटा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय सिर्फ वो बदलाव होगा। वित्तीय आपातकाल जब लगेगा, सिर्फ उस समय उसमें बदलाव होगा, अन्यथा अदरवाइज यू कैन नॉट रिड्यूस allowances, salary, privileges and other special facilities provided by the Constitution। जो लिखा हुआ है वेतन अनुसूची 2 की 3 में, 2 में वेतन उतन का जिक्र कहां रहता है? बड़े बड़े पदों का द्वितीय अनुसूची में, सेकंड शेड्यूल में। और शपथ ग्रहण का जिक्र कहां रहता है? 3 में। और प्रथम अनुसूची में क्या जिक्र है? तो वो तो यहां भी लिखा हुआ है, भागवन में भी। वेतन सेकंड शेड्यूल में देखिए, 12वां अनुसूची आप लोग को याद होनी चाहिए।
और 2200 भाग याद होना चाहिए। हम पॉलिटी में एंटर करेंगे अभी नहीं, प्रशासन पढ़ा लेंगे तब शुरू से, ठीक है। अभी हम एक आध महीना यही सब पढ़ाएंगे, पॉलिटी पर, प्रशासन, फिर थोड़ा लोक प्रशासन, ठीक है, एक आध महीना उस पर चर्चा करेंगे, और फिर 2-2.5 महीना 3 महीना पॉलिटी, जो आपका है संविधान, मूल अधिकार। क्योंकि ये सब परीक्षा है ना, थोड़ा इत्मीनान से पढ़ने की चीज है, इसमें एक नंबरिया रट करके नहीं समझे कि मैं 50 क्वेश्चंस गेस करा दे रहा हूं, इस 50 क्वेश्चन को रट लीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। मैं दावा करता हूं 50 में से हमसे पूछ पूछ करके क्वेश्चन सेट करते हैं, 40 क्वेश्चन आना तय है, एकदम भेड़ी जाना तय है। इस तरह से यहां नहीं होता है सिविल सर्विस में, मेरी बात समझे। यहां एकदम थॉरो और एक्सटेंसिव एनालिटिकल स्टडी करना पड़ता है चैप्टर का, एक एक बात का विवेचन करना पड़ता है, निहितार्थ ढूंढना पड़ता है, समझ बढ़ानी पड़ती है, तब जाकर के इसमें योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। 1.5 साल इसमें तपस्या करनी पड़ेगी आप, समझे। इसीलिए हम उस तरह से हड़बड़ा के नहीं पढ़ाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहां क्या लिखा हुआ, हानि वाला तब्दीली नहीं करेंगे आप। बढ़ाने तो नॉर्मल तो बढ़ेगा ही वेतन, अब 6 साल तक एक ही सैलरी नहीं ना देंगे किसी को, वो तो जो नॉर्मल है वो बढ़ेगा, लेकिन नीचे नहीं करना। और लेखा परीक्षक जो है विभाग में सेवारत जितनी भी व्यक्ति हैं, उनकी सेवा शर्त यही, माने इसकी सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। बात को समझिए। मेन जो है कैग, पूरे भारत का जो एक पोस्ट है, उसका कौन करता है डिसाइड, संसद। और अन्य ऑफिसर्स भी तो है ना, हजारों की संख्या में ऑफिसर्स हैं, उनको कितना वेतन मिलेगा, क्या क्या नियम कानून होगा, भत्ता मिलेगा, सुविधा, ये सब डिसाइड कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन कैग की अनुशंसा पर परामर्श लेंगे, और आमतौर पर राष्ट्रपति परामर्श को मानते हैं। और अंतिम बात, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय से संबंधित प्रशासनिक व्यय, जो आखिर ऑफिस का भी तो खर्च होता है ना, जितना बड़ा ऑफिस है कैग का, जैसा कि हम बोले एकदम डिसिप्लिन्ड, वो लोग कभी गुस्सा नहीं होता है। आप एजी ऑफिस का किसी भी आप कर्मचारी से मिल लीजिए, आपके घर आया, दस्तक दिया, आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बीडीओ साहब हैं, या डीएसपी हैं, या आप कुछ भी हैं, बड़ा से बड़ा, पूजा सिंगल ही है, समझ रहे हैं। आया वो लोग बढ़िया से, 2-3 आदमी 4 आदमी, रेड नहीं मारेगा, बस आपसे सवाल पूछेगा, बैठने कहिएगा ठीक है, नहीं बैठने कहिएगा, पूछ लेगा क्या मैं बैठ सकता हूं सर, कहिएगा कि नहीं, हमारे घर में आपके लिए जगह नहीं, कोई बात नहीं सर, खड़े खड़े हम सवाल पूछेंगे। सर आपको कितना पेमेंट मिलता है हर महीना, टोटल आपके पास संपत्ति कितनी है सर, इतनी, गाड़ी कितनी है सर, इतनी, कब ये गाड़ी खरीदे थे सर, कितना दाम था इस गाड़ी का सर। अब इसी पे भड़क गया, मान लो बड़ा पदवी पर है, अरे यार एक बार पूछा करो जो पूछना है सो, ओके सर मैं ध्यान रखूंगा सर। ये भी नहीं कहेगा कि किससे बात करो, पता है नप जाओगे, ये भी तुरंत दुगना वजन का बात नहीं बोलेगा, रिटॉर्ट नहीं करेगा, ये समझ रहे हैं ना। बहुत ट्रेंड होता है, लोग वेल ट्रेंड होता है, ये एक्सप्लोड कर ही नहीं सकता है। फाड़ दिया आंख, एकदम हो गया लाल, एकदम आंख, खून उतर आया आंख में, ये एक ऐसे कलम चला देंगे ना, नपा जाओगे। तो दरोगा डीएसपी की भाषा है, समझ रहे हैं, सब बहुत संयमित होते हैं, मेरी बात समझो। तो कैग, बाकी जो ऑफिसर्स है ना, उनका कौन निर्धारण करता है, राष्ट्रपति। और जो सुप्रीम कैग होता है हेड, उसका संसद में वेतन वगैरह तय किया जाता है। और कहां से मिलता है इनको वेतन वगैरह, भारत की संचित निधि से, और इसमें संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं, बात को समझिए।
तीन प्रकार की निधियां भारत में, संचित निधि, आकस्मिक निधि और, तो संचित निधि से दो प्रकार से पैसा निकलता है। एक विनियोग विधेयक, अनुदान विधेयक वगैरह वगैरह परियोजनाओं के लिए, उसके लिए बिल पास कराना पड़ता है सरकार को, और उसमें जो एक्स्ट्रा खर्च में आता है, वेतन बड़े बड़े पदाधिकारियों को मिलता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अकाउंट में चला जाता है। उससे राष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं देता है, ऑटोमेटिकली संचित निधि से उसको हर महीने 1 तारीख को उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को संचित निधि से मिलता है वेतन, और इसके लिए संसद की मंजूरी, हर महीना बिल लाना, ऐसा नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है। दूसरी, इसके अलावा कोई भी मंत्री संसद के किसी सदन में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, न करता है, और किसी मंत्री को उसके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने बिहाफ में किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जाओ तो रे, थोड़ा तुम कल चल जाओ तो वहां पर, आज हम नहीं जाएंगे, सर में दर्द है, ऐसा नहीं। ना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा, ना रिप्रेजेंट करेगा, जो करना आप खुद करेंगे। और दूसरी बात, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रेस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहराया जा सकता किसी भी एक्शन के लिए। बात समझिए, यानी उसको हम एम्बिट में नहीं खींच लेंगे, स्क्रूटिनी एम्बिट में। क्यों का जवाब उसको नहीं देना है, कुछ पदों को मुक्त रखा गया। इलेक्शन कमीशन को क्यों का जवाब किसी को नहीं देना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई नहीं पूछ सकता कि आपने महामहिम, आपने ऐसा फैसला क्यों सुनाया, जो सुना दिया गया। न्यायालय की अवमानना करने का अधिकार आपको नहीं है। जितनी भी शीर्ष एजेंसियां हैं, मानवाधिकार आयोग हो, ST SC आयोग हो, महिला आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, जितनी भी शीर्ष संस्थाएं होती है ना, उनके फैसले पर को जुडिशियल प्रोसेस में आप नहीं ले जा सकते। तो ये जो हमारा CAG है, यह भी जो कर रहा है, आप रिक्रूटमेंट के पहले ही ठोक बजा के देख लीजिए कैसा आदमी, और जब आप ले लिए पद पर, तब फिर आपको मानना पड़ेगा। जो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? कर्तव्य और शक्तियां क्या मिली हुई हैं? तो जैसा कि हमने कहा कि केंद्र सरकार का लेखा जोखा अलग से करता है, राज्य सरकारों का भी लेखा जोखा करता है खर्चा का, सबका। राज्य में भी, अनाची में भी AG ऑफिस है। कहाँ है? डोरंडा में। दाहिना मुड़िएगा ऐसे हिनू जाते वक्त, थोड़ा ही आगे जाइएगा, बहुत बड़ा ऑफिस है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय। ठीक है, डोरंडा में है। ये काम करता है संविधान में, ये काम उसका। पहला, ये भारत की संचित निधि से और प्रत्येक राज्य की संचित निधि से, है ना, और संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि से जितना भी व्यय होता है, सभी व्ययों से संबंधित लेखा की लेखा परीक्षण करता है। लेखा का लेखा परीक्षण मतलब समझे, लेखा का लेखा परीक्षण क्यों करता है? डायरेक्ट लेखा क्यों नहीं? लेखा तो वो आदमी ना देगा, लेखा तो सरकार देगी कि हम यहां इतना खर्चा किया, इतना हमको मिला, इस परियोजना में इतना, फलाना चिल्ला। लेखा तो वो आदमी देगा, उसकी लेखा का ये परीक्षण करता है, मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे कोई आदमी बोला कि हमको 2 लाख रुपए वेतन मिलता है, हम हैं DC, हम क्या हैं? DC। हमको 2 लाख रुपया हर महीना तनख्वाह मिलता है, बाकी कुछ अलाउंस वगैरह सब मिलाकर के 3 लाख रुपया हम पाते हैं। बहुत अच्छा। ये घर आप ही का है, कितना का लागत है?
कब खरीदे थे, कब बनाए थे? 50 करोड़ का है। कहां से आया पैसा आपके पास? नहीं, कुछ खेती बाड़ी भी गांव में है, कोई बात नहीं। कितनी जमीन है सर? 25 एकड़। खरीदा हुआ जमीन है कि पुश्तैनी है? खरीदे थे। कहां से आया पैसा? ये न्यूक्लियस मॉल तो आप ही का है। पल्स अस्पताल तो आप ही का है। अभी छाया हुआ है पल्स हॉस्पिटल, सिंघल जी का है, पूजा सिंघल। तो 200 करोड़ की इमारत है, कहां से आया? आपको चारों तरफ से घेर लेगा वो लोग, इतना सवाल पूछेगा ना लास्ट। और जहां टैली किया वो बोल देता है, वो लोग पहले ही इंक्वायरी के पहले ही बोल देगा कि अगर आपके बयान में कहीं ओवरलैपिंग हुआ कि सुबह कुछ बोले और शाम को कुछ और परसों कुछ बोले तो आज कुछ, सवाल दोहराने का हमको हक है, लेकिन जवाब एक होना चाहिए। सोच समझ के जवाब दीजिएगा और मान के चलिएगा आपका जवाब ये फाइनल है। अगर जवाब में कंट्राडिक्शन हुआ तो तुरंत हम वहां लाल कलम चला देंगे, आप शक के घेरे में आ जाए। जवाब आपको कैसे देना है? सोच समझ के देना है। आप पानी पीजिए का गिलास में, चाय पीजिए, डायबिटीज हम इंसुलिन लेके आए हैं, जो आपको चाहिए सब मिलेगा, लेकिन जवाब देने में मुस्तैद। और उसके बाद तो ये हमारा जो है सब करता है। दूसरी बात, ये सब का भी कर सकता है वो, किसका? जितना भी निकाय और प्राधिकरण है ना, वित्त पोषित, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुदान से चलने वाले जितने भी बॉडीज हैं। मान लीजिए पैसा आप पाते हैं केंद्र सरकार से, जैसे एचईसी है, तो कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार का पैसा उसमें है, उसको ऑडिटिंग भी करेगी, करने का हक है उसको सरकार के निर्देश पर। सरकारी कंपनियों का और अन्य निगम जितने भी निकाय हैं, कॉरपोरेशंस जितने भी हैं सरकारी, जैसे भारत पेट्रोलियम महारत्ना कंपनी है, तो उसको भी वो कर सकती है ऑडिटिंग की, कहां उसको मैच होना चाहिए टोटल हिसाब पाई पाई का। उसके बाद कोई कर्जा भारत ने लिया है, कोई निधि उसके पास से सड़ रही है, जमा, अग्रिम, सस्पेंडेड अकाउंट, जितना भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच लेन देन, उसकी भी परीक्षा वो करता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर जब भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो प्रतिभूतियों की प्राप्ति और लेखाओं का भी, सिक्योरिटी बिल्स का भी वो स्क्रूटिनी करता है। सिक्योरिटी बिल्स, गवर्नमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, ये सब की भी स्क्रूटनी करता है वो, कि रिजर्व बैंक ने कितना सीआरआर रखा हुआ है, कितना एसएलआर बैंक को रखवाया हुआ है, कितना वो सिक्योरिटी बिल बेचा, कितना बैंकों ने बेचा, कितना डेरिवेटिव्स बनाए गए, कितने बॉन्ड्स डिवेंचर्स किए गए, सबका स्क्रूटिनी वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर करता है। कौन? सीएजी, ताकि कहीं घपला धांधली घोटाला ना हो। यू अंडरस्टैंड? तो आप कहेंगे जब इतना टाइट है भारत में सब व्यवस्था, तो भी घपला घोटाला क्यों होता है? टेबल के नीचे से लेन देन होता है। नहीं समझे? हमको घूस देना था, दिखा कैसे से देंगे? पैसा उड़ा रहे हैं हम शादी में, कैसे देंगे हम पैसा? तो वो कैसीनो में और शराब घरों में जो पैसा उड़ाते हैं लोग मुजरा देखते वक्त, वो लोग दिखाते हैं कि हम इतना अमीर हैं, सब 10 टकिया नोट रहते हैं, पहले खुचरा कराते हैं गुमटी में जाके, अजी 2000 का चेंज दो तो। समझ रहे हैं ना? हिम्मत है तो 2-2 हजार का नोट उड़ावे, ले जाए 2 लाख का नोट, नहीं 10 टकिया 25 सब स्मॉलेस्ट, और उसके बाद उसको उड़ाता है वो लोग। उड़ाता है, उड़ाता होगा, बड़े बड़े लोग उड़ाते हैं, लेकिन आमतौर पर वहां कम को ज्यादा दिखाना रहता है कि हम इतना रईस है। समझ रहे हैं? लेकिन ये जो लेन देन होता है कहां से होता है? टेबल के नीचे से होता है, इसीलिए नहीं पकड़ाते। दे भी रहते, गिनते नहीं रहता वहां ऐसे से, उसको दिए वो गिनेगा स्थिर से,
है उधर किनारे रखो। आप ले भी गए पैकेट, एक गड्डी निकाले भी तो क्या कहेगा, रखो ना उधर किनारे, पैसा रखो और निकलो, ज्यादा हंगामा मत करो। बाद में उसको फिर पॉकेट में डालता है, समझे। तो घूस बहुत हिसाब से लिया जा, हम सिखा नहीं रहे आप लोग को, लेकिन घूस बहुत सिस्टम से लिया जाता है। 10 बज गए ना। आज संजय सर एक्चुअली आज आएंगे, शाम तक या दोपहर तक पहुंचेंगे हैं। नहीं, पैसा कैग को काहे लग कोई देगा जी, वो तो खुद पुलिस से पकड़ने आया आपको। हम नॉर्मल घूस की बात कर रहे हैं। जैसे जो घूसखोरी होती, बीडीओ साहब को पैसा चाहिए 10,000 रुपया, चापाकल आपका नाम से सैंक्शन करवाना है, कुआं एक ठो, तो घूस कैसे दीजिएगा 10,000, बीडीओ साहब कैसे लेंगे घूस। ये सुनते हैं शर्मा जी, आपका फर्नीचर का दुकान है, हम लोग चौकीए पर सोए, बाल बच्चा मेरा चौकीए पर सोएगा, वो फर्नीचर खरीदना है, देखिएगा एक बढ़िया वाला भिजवा दीजिएगा, जाएगा आदमी, पैसा आपको पेमेंट कर देगा। पलंग आप भिजवा दिए, पैसा जाएगा नहीं आपके पास। हाँ, कुआं आपके नाम से सैंक्शन कर देंगे, हो गया। इस तरह से होता है घुस, कहां कहां पकड़िएगा। आप लोग और 15 मिनट पढ़ पाएंगे कि थक गए? 15 मिनट और धीरज रखिए, उसके बाद ज्योग्राफी वाले सर आएंगे 10:15 तक, 10:20 तक। एक्चुअली हमको निर्देश दिया गया कि आज संजय सर नहीं है, तो आप ही थोड़ा लंबा क्लास ले लीजिएगा। हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका, रोल ऑफ कैग। सीएजी का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? 148 में। और फाइनेंस कमीशन का 280, और यूपीएससी का 315 से लेके 323 तक, और इलेक्शन कमीशन का 324 से 329, और इमरजेंसी का 352 से 360, और रिजर्वेशन का पार्ट 16, तो 24 29 के बाद 330 से 42, 330 से 342 तक। उसके बाद अमेंडमेंट का 368, पंचायती राज का
243। याद रखिए थोड़ा, इस सब भी अपने से भी स्टडी कीजिए, बार बार पढ़ने से याद हो जाती हैं, सब भारी भी नहीं है। क्या पढ़ने में मन लगता है ना आप लोग को? हैं? पढ़ने में मन लगता है? तो पढ़ने में मन लगता है तो सब हो जाएगा। अब पढ़ने में मन नहीं लगता है? नहीं पढ़िएगा तो जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, तो पढ़ाइएगा। आप बढ़िया से पढ़िएगा तो साहब सुबह जैसा बड़ा बड़ा कुर्सी पर बैठिएगा। हैं? मन लगना की बात नहीं है। जैसे अब मान लीजिए कि बहुत पढ़िएगा लिखिएगा तो लाइफ का एक तरीका पैटर्न होगा ना जी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं छोटा काम करूं, पढ़ाना सबसे बढ़िया काम होता है, नोबल जॉब है, लेकिन सबसे नहीं ना होगा। देहात में एक आदमी होता है बतबनवा आदमी, बहुत बात बनाता है ये। तो हम लोग बतबनवा है, हम लोग पढ़ा लेते हैं, आप चुका जाइएगा। हम लोग को सवाल पूछो, हम नहीं जानते तो हम संभाल लेंगे सिचुएशन। सबसे थोड़ी होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। हम उतनी मेहनत नहीं करते, अनुभव भी है थोड़ा सा। तो ये एक पैटर्न होता है पर्सनालिटी का। क्या समझ, चीजों को एक्सप्लेन करना, सिचुएशंस को संभालना, गुस्सा को कम रखना, समझ रहे हैं? बहुत सारा गुण इसमें चाहिए। इसमें माँ की ममता भी रखनी पड़ती है टीचर को, पिता की दृढ़ता भी रखनी पड़ती है, मित्र का सखा भाव भी रखना है, समझ रहे हैं? सिपाही का भी गुण रखना है, चोर का भी गुण रखना है। शिक्षक वो होगा जो 100 गुणों से भरपूर होगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ दया रखेंगे, प्रेम रखेंगे, वात्सल्य रखेंगे, करुणा रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे, ममत्व रखेंगे, आप लोग इनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। चलिए छोटी बैच है, इसमें हम बात नहीं करेंगे, 150 बच्चों का भी बैच होता है। सिर्फ दृढ़ता रखेंगे, आक्रामकता रखेंगे, अखड़ता रखेंगे, नहीं समझे तो आप लोग विरोध करना शुरू कर दीजिएगा। मित्र बन जाएंगे तो संभाल नहीं पाएंगे। सबका संतुलन, कभी दृढ़ता दिखाएंगे, कभी प्रेम दिखाएंगे, कभी, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। पढ़ोगे लिखोगे तो ये सब झंझट से मुक्त रहोगे, हम ये बोल रहे हैं। वो सब काम आसान है और टाइम पर 1 तारीख को आ जाएगा अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपया। कहाँ खर्चा करोगे? ईमानदारी से रहोगे तो बहुत है उतना, समझ रहे हो? अब हर महीना दुबई जाओगे, कैमरा डांस देखोगे, लेडी गागा के साथ नाश्ता करोगे, तब उसके लिए अरबों चाहिए, करोड़ों चाहिए, तब घूस लेना पड़ेगा। रोटी भात खाने के लिए बहुत, वेतन बहुत देती है सरकार। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की बात हम कर रहे थे, रोल ऑफ कैग की। कैग जो है वित्तीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रशासन में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस से रिलेटेड ये बॉडी है। और साथ ही साथ वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारतीय संविधान और संसद की जो मर्यादा है, जो महत्ता है, उसको बनाए रखता है। कार्यपालिका की वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति जवाबदेही सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के द्वारा हासिल की जाती है। और सीएजी संसद का एजेंट है और संसद की ओर से ही व्यय मदों का लेखा परीक्षा करता है, इसलिए वो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है। अपना वार्षिक रिपोर्ट वो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति संसद को जाके सौंप देते हैं। तो जितना भी रिपोर्टिंग होता है वो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। राज्य का रिपोर्ट राज्यपाल को, फिर राज्यपाल जाके विधानसभा में दे देते हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष को। और राष्ट्रपति किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को, और उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति को। फिर वो लोग उसको विचार विमर्श के लिए एक कॉपी लोग बांटते हैं बाकी के सदस्यों के बीच। तो कहीं ना कहीं ये संसद का एजेंट हुआ एक प्रकार का, और सिर्फ संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसको और कोई उत्तर नहीं मांग सकता है। कार्यपालिका तो नहीं मांग सकती है, कोई मंत्री इससे नहीं मांग सकता है उत्तरदायित्व इसका किसके प्रति है? संसद के प्रति।
सिर्फ संसद को उत्तर देने के लिए बाध्य है। संसद इससे पूछ सकती है सवाल कि अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं बना, वगैरह वगैरह। जितना भारत सरकार को मिला टैक्स से, ब्याज से, दान से, गिफ्ट से, परिसंपत्तियों को बेचने से जितना मिला प्राप्तियां, जितना भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, देशी मुद्रा भंडार, कैश, गोल्ड, लॉकर, संपत्ति, जितना भी है, स्टॉक और भंडार एक ही हो गया। तो ये जो है सबकी परीक्षा की तुलना में व्यय की लेखा परीक्षा में अधिक आजादी प्राप्त है। आया कितना सरकार के पास, अभी भंडार में कितना है, ये सब में ज्यादा नहीं, लेकिन खर्चा आप जो कर रहे हो ना, उसमें स्वतंत्रता है। वो हर खर्चे पर हिसाब लेगा। कौन कि कहां कहां खर्चा किए, कैसे कैसे किए। जैसे बिहार सरकार में जो फॉडर स्कैम हुआ था, उसमें 10 भैंस 20 करोड़ का दाना खाई एक साल में। संभव है? हाँ, 10 तो भैंस 20 करोड़ का दाना कैसे खाएंगे? कौन सा दाना आप लाते थे एकदम मानसरोवर से चुन के? समझ रहे हैं ना? ऐसी है, घास खाएगी, भूसा खाएगी, पुआल खाएगी, चोकर खल्ली खाएगी, और क्या खाएगी? अब 20 करोड़ का खाएगी तो कितना का दूध देगी? दूध भी तो इतना तो नहीं, दूध की नदी बहा देगी, एक बाल्टी देगी। वैसे भी भारतीय भैंसें कम दूध देती हैं। भारतीय गाय भैंस दूध ज्यादा नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं ज्यादा दूध? नस्ल नहीं, खाना। हम लोग बहुत रूखा सूखा खाना देते हैं, समझ रहे हैं? हम लोग दूध वाला खाना ही नहीं देते हैं, हम लोग पुआल देते हैं। चावल तो आप निकाल लिए, बचा हुआ पुआल किसको खिलाते हैं? और शाम में बाल्टी लेके बैठ जाते हैं। तो बाल्टी भरेगा कहां से? असली चीज तो आप खा गए, उसको पुआल दे दिए। आप उसको चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, मक्का दीजिए, चना दीजिए, गुड़ दीजिए। अच्छा अच्छा दीजिए, मिलता है। और तब बाल्टी लेके बैठिए, साथ में लोटा भी लेके आना पड़ेगा कि बाल्टी भर जाएगा, थोड़ा दूध बचा रह जाएगा तो लाओ ला लोटा लाओ। मांगते हैं ना कई बार गाय दूहने वाले लोग, हम तो देखे हैं। एसी रखना पड़ता है, पंखा चलाना, नहलाना धुलाना सब करना पड़ता है। खैर, हम लोग बात को कहां से कहां ले गए। तो ये जो खर्च आप करते हैं, वो खर्च का हिसाब बोलेगा कि कहां कहां आप खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये सब है, यही सब है। गोपनीय सेवा जितना भी है ना, उसमें लेखा व्यय में सीमित अधिकार ही दिया गया है। डिफेंस वाला जैसे हम बताए थे, गोपनीय सेवा रॉ इंटरनल ऑडिटिंग उसकी होगी, जांच कमेटी बैठेगी। अब रॉ का मान लीजिए कोई अधिकारी है, अब मान लीजिए कि वो 73 करोड़ रुपया साल में खर्च किया। रॉ के अधिकारी को सब काम करना पड़ता है, 20 कन्याएं भी उनको पालना पड़ता है। नहीं समझे? कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और उसको जाल में फंसाना है, तो घोषित रूप से नहीं ना फंसेगा वो। जहां जहां जाता है वहां भेजना होगा उसको। ट्रेंड रहती है वो लड़की लोग, समझ रहे हैं? लड़ने में भी तेज रहती है। ये नहीं सोचिएगा कि देखने में सुंदर है तो लोग कराटा उराटा सब सिखाया जाता है, पिस्तौल भी रखती है वो सब, ताकि अगर अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करे, माफिया के बीच भेज रहे हो तो पूर्ण प्रशिक्षित रहती है ना, तो तुरंत 4 आदमी से लोहा ले भी सकती है अकेले में।
तो वो सब पर जो खर्च होता है, गोपनीय खर्च होता है, भारत सरकार करती है गुप्तचरों पर, एजेंट्स पर, जैसे CIA पाकिस्तान का है, अमेरिका का भी है, रूस का, हर देश रखती है। भारत का क्या है? रॉ। ये सब खर्चा का ऑडिटिंग में हाथ उसका बंधा हुआ है। किसका? कैग का। लेकिन खुला खर्च जो मनरेगा में कितना हो रहा है, नहीं समझे, ये सब में जो है उसमें उसका हाथ एकदम स्वतंत्र है। इसको नियंत्रक भी कहा जाता है और परीक्षक भी कहा जाता है। क्यों? लेकिन वास्तव में सिर्फ ये परीक्षक है, नियंत्रक नहीं है। सिद्धांत में इसको कहा जाता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का स्पेलिंग ये होता है, हाँ, भले हम लोग कंट्रोलर कहते हैं लेकिन इसका स्पेलिंग होता है कंट्रोलर, सिंगल एल होना चाहिए। एंड ऑडिटर जनरल। तो स्पेलिंग देखिए, कंट्रोलर होता है, लेकिन यहां उसको हिंदी में नियंत्रक बोलते हैं, लेकिन नियंत्रण का अधिकार इसको नहीं है वास्तव में। ये मना नहीं कर सकता है किसी भी अधिकारी को खर्च करने से। बस खर्चा करने के बाद वो आएगा और सवाल पूछेगा, कहाँ क्या नहीं मैच करेगा, फिर वो रिपोर्ट दे दिया, बाकी फिर एक्शन होगा आपके ऊपर। महालेखा परीक्षक दोनों माना गया है संविधान में CAG को, लेकिन व्यवहार में CAG केवल क्या है? लेखा परीक्षक है। दुर्गादास बसु जो है इस संदर्भ में ठीक ही बोले थे कि संचित निधि से राशि निकालने की प्रक्रिया पर CAG का कोई नियंत्रण नहीं है। राशि निकालते वक्त ये कुछ नहीं बोल सकता है, चुपचाप देखता रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? उसको हक नहीं है पूछने का कि आप क्यों पैसा निकाल रहे हैं, कहां खर्चा कीजिएगा, कैसे कैसे किए, इसको पूछने का अधिकार है। ये अंग्रेज लोग का बनाया हुआ है, ठीक है। कौन बनाया है इसको? अंग्रेजों का। सिविल UPSC और ये और सुप्रीम कोर्ट, माने जुडिशियरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैग, ये सब भारत का बनाया हुआ नहीं है, अंग्रेजों ने बनाया था। और अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें वास्तव में बड़ी जबरदस्त होती, ठीक है, चुस्त दुरुस्त। भले ही वो लोग एम्बिशियस था, लेकिन उनका बनाया हुआ सड़क में आज तक कोई गड्ढा नहीं पाया गया। 150 साल पुरानी इमारत भी, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जस की तस खड़ी है। पुल हो, चाहे हावड़ा ब्रिज हो, कहीं भी आप जाइए, तो चाहे संस्थाएं हो, चाहे उनका जो पैटर्न था गवर्नेंस चलाने का, बहुत सशक्त था। किनका? अंग्रेजों का। हाँ, भारत से प्यार नहीं करते थे, इसको तहस नहस कर दिया, लूट के ले गए, वो बात अलग थी, लेकिन उनके सिस्टम में आप फॉल्ट नहीं पाओगे। सिस्टम उनका बहुत जबरदस्त था। कैग उन्हीं का बनाया। हालांकि इंग्लैंड और भारत में कैग थोड़ा थोड़ा अलग है, ब्रिटेन से थोड़ा अलग है। जैसे भारत में CAG, ब्रिटेन के CAG बिल्कुल अलग है, जिसे नियंत्रक और लेखा परीक्षक दोनों की शक्तियां प्राप्त हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में नियंत्रण और परीक्षण दोनों शक्ति प्राप्त है, लेकिन भारत में सिर्फ परीक्षण की शक्ति प्राप्त है, नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं है। यही डिफरेंस है दोनों के बीच।
कल हम लोग सार्वजनिक उद्यम पर चर्चा करेंगे, पब्लिक एंटरप्राइजेस पर, है ना। सार्वजनिक निगम उसके बाद नहीं होगा, दोनों को निपटा देंगे कल, ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, खुद से ही पढ़िएगा, क्योंकि सीएजी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड वगैरह भी पढ़ना हम लोग को, है ना। यहां रहेगा